और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, आज 5 अगस्त है और आज देखिए एनडीए की संसदीय दल की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। क्या लगता है आज क्या कुछ बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, इस वक्त संसद भवन में एनडीए की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक में मौजूद है। उनका स्वागत सभी सांसदों ने किया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से जो जानकारी आई और ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से सरकार ने पूरी रणनीति की और जवाब दिया गया, पाकिस्तान के ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, इसको लेकर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है और इस वक्त बैठक चल रही है। सबसे पहले जो नए सांसद है उनका भी स्वागत किया गया है बैठक में। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है उसको लेकर अटकलें इसलिए तेज है क्योंकि 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन रहा है। इससे पहले अगर हम 2019 का जिक्र करें तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था और ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा किया गया था। 2020 की बात करते हैं तो राम मंदिर को लेकर जो है वो आपने देखा कि उस वक्त राम मंदिर को लेकर जो है सरकार द्वारा फैसला लिया गया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं 5 अगस्त को और यही वजह है क्योंकि आज फिर 5 अगस्त है तो ऐसे में अटकलें तेज है। और ये अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उसके बाद से लगातार ये अटकलें लग रही हैं क्योंकि ये मुलाकात 2 दिन पहले हुई है और ठीक 2 दिन बाद 5 अगस्त था। तो इस वजह से अटकलें तेज है कि क्या कुछ बड़ा फिर से होने वाला है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार किया जा रहा था। और दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं इसकी एक वजह ये भी है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात करें हम, उमर अब्दुल्ला की बात करें हम, लगातार ट्विटर पर जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती। तो ये तक कह रही है कि क्या फिर से 5 साल बाद कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए होने वाला है क्योंकि 2019 में ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा लिया गया था। तो ऐसे में कई तरह के जो कयास हैं, कई तरह की जो अटकलें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ संसद भवन में एनडीए की बैठक चल रही है, तमाम सांसद बैठक में मौजूद है, प्रधानमंत्री मौजूद है और जो 2 बड़े फैसले 2019 और 2020 में लिए गए थे। जी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम को सम्मानित किया जा रहा है। एनडीए के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद है और ये तस्वीरें देखिए, सभी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और इसी को लेकर देखिए आज एनडीए की बड़ी बैठक बताई जा रही है, ये चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सम्मानित किया गया है। भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मारा, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पूरी रणनीति जो सरकार द्वारा एक बनाई गई और उसके बाद संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, विपक्षी पार्टियों की ओर से कई तरह के सवाल पूछे गए, हंगामा किया गया और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि जो नैरेटिव विपक्ष का था उसको ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, जब चर्चा हुई दोनों सदनों में, उसके बाद ये एनडीए की पहली बैठक है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। सावन का महीना चल रहा है तो हर हर महादेव के नारे भी वहां पर जो है हर हर महादेव भी कहा गया सांसदों द्वारा। इसके अलावा भारत माता जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं और इस वक्त एनडीए की बैठक संसद भवन में चल रही है। सबसे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, वहां पर उनका भव्य
तौर पर स्वागत किया गया है और जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनका स्वागत किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर खास फोकस है। जिस तरह से रणनीति रही, जिस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो बदला है वो लिया गया। मधुबनी का जिक्र भी बैठक में किया गया है क्योंकि मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो आंख भारत को दिखाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बैठक में इस वक्त चर्चा चल रही है। पूरी रणनीति आगे को लेकर भी होगी क्योंकि 21 अगस्त तक संसद की कार्रवाई चलेगी। तो ऐसे में विपक्ष जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस वक्त बड़ी बैठक संसद भवन में एनडीए की चल रही है और प्रधानमंत्री का स्वागत बैठक में किया गया। जी स्वाति, देखिए इस एनडीए की बैठक में ऑपरेशन महादेव को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए एक प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है एनडीए की बैठक में और ऑपरेशन महादेव आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो कार्रवाई की गई है ऑपरेशन महादेव के तहत ही और ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त बैठक में चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले भव्य स्वागत हुआ, धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया गया क्योंकि देश आक्रोश में था और 26 लोगों की जानें चली गई थी। जिस तरह से आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में एंट्री की गई थी और 26 पर्यटकों की जान ले ली गई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद। ऑपरेशन महादेव जो चल रहा है जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, उसको लेकर भी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और अभी बैठक चल रही है। बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज का दिन बेहद खास क्यों माना जाता है। अगर एनडीए की बात करें तो अगर पिछला इतिहास देखें तो बड़े फैसले लिए गए और आज के दिन भी वही अटकलें लगाई जा रही हैं। हम आपको बताते हैं कि एनडीए के इस मीटिंग पर सबकी नजर क्यों लगी हुई है। 5 अगस्त 2019 याद है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। सियासी गलियारों में ये सवाल गरमाया हुआ है आज यानी 5 अगस्त 2025 को लेकर क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बड़ा करने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा क्या। ये सवाल इसलिए भी है 2 दिन पहले यानी कि रविवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिले थे। करीब 4 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिले। एक ही दिन में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात को भी अलग अलग सिर्फ 4 घंटे के अंतराल पर सियासी गलियारों में ये सवाल गूंजने लगे कि क्या इन मुलाकात का 5 अगस्त से कोई कनेक्शन है। आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर ही एक साथ जाते हैं। लेकिन आज के जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मुलाकात की, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की उनसे। बताया कि रविवार को पीएम मोदी से राष्ट्रपति और देखिए उन दोनों लोगों ने मुलाकात की थी। तो सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। स्वाति, क्या लगता है कि आज किस तरीके से एनडीए सरकार जो है बड़ा फैसला कुछ ले सकती है? क्या किसी बीजेपी नेता से आपकी बातचीत हुई, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए आपको पता है कि आखिरी वक्त तक सस्पेंस रहता है और क्या कुछ होने वाला है वो जो है वो जानकारी होती नहीं है। नेताओं को भी अमूमन ये देखने को मिला है, लेकिन अटकलें इसलिए तेज है क्योंकि ये मुलाकात जो राष्ट्रपति के साथ हुई, सबसे पहले प्रधानमंत्री मिलते हैं और उसके कुछ घंटों बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की और इसी वजह से ये अटकलें और तेज हो गई कि एक दिन में 2 बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या 2019 या 2020, 2025 फिर से एक बार दोहराने जा रहा है, यानी
कोई बड़ा फैसला, कोई ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है मोदी सरकार। इस तरह की अटकलें चल रही है क्योंकि 2019 आपको याद होगा कि अचानक जो है ये खबर आई थी कि अनुच्छेद 370 को सरकार खत्म करने जा रही है और जो है वो चर्चा तक नहीं थी, लेकिन अचानक ये जो है वो खबर सामने आई थी। अंत तक सस्पेंस बरकरार था और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है, जो लगातार महबूबा मुफ्ती की बेटी के द्वारा ट्विटर पे कहा जा रहा है कि क्या 2019 में जो फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया था, क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर पर फोकस है, कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। कई तरह की अटकलें इस वक्त देखने को मिल रही है क्योंकि आज 5 अगस्त है 2019-2020 को लोग याद कर रहे हैं कि क्या फिर से मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि ऐतिहासिक दिन के तौर पर 5 अगस्त को माना जाता है और संसद की कार्रवाई चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है, तो कई तरह के सस्पेंस है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या 2019 की तरह ही 2025 में भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, 2020 की तरह कोई बड़ा फैसला ले सकती है, तो ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार और करना होगा। स्वाति देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कुछ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं वो कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा मिल पाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात करते हैं तो लगातार ट्विटर के माध्यम से वो अपने जो दिल की बात है उसको साझा करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि राष्ट्रपति से जब मुलाकात हुई उसके बाद से ही अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है आज के दिन। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है वो कह रहे हैं कि क्या 2019 की तरह महबूबा मुफ्ती की बेटी भी 2019 का जिक्र कर रही हैं। तो इस तरह की अटकलें इस वक्त लग रही है, लेकिन देखना होगा क्योंकि अंत तक इसी बात का जिक्र लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अंत तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुगबुगाहट नहीं होती कि कुछ बड़ा होने वाला है, दिग्गज नेताओं को छोड़ दे अगर हम तो ऐसे में कई तरह की अटकलें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि 2019 में ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया था, तो यही चर्चा हो रही है कि क्या 2025 में जम्मू कश्मीर को लेकर ही बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। लेकिन अभी कुछ कह पाना जो है वो जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वक्त बैठक भी चल रही है, देखना होगा। संसद की कार्रवाई भी सुबह 11 बजे से एक बार शुरू होगी फिर। जी बिल्कुल स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में बताया जा रहा है कि ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उतरेंगे। आज औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद सीएम योगी बाहर राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देखे ग्राउंड पर उतरेंगे। जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित है, कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद ग्राउंड पर उतरेंगे। आज औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। इसके बाद प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके पहले उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था कि किसी भी जिस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई है तत्काल वहां पर सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। 11 टीमों का गठन भी किया गया है। सभी मंत्री को बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतरने के लिए सीएम ने निर्देश दिया है। और देखिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वो लोगों से बातचीत भी करेंगे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो आज सीएम देखिए जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ शिविर भी लगाए गए हैं जहां पर लोगों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए आज खुद
बाढ़ इलाकों में जाकर वहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया पहुंचेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। जी नंदिनी जी, आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये जनपद के लगभग जो है 1 दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, जहां पर लोग विस्थापित हो चुके हैं और उनका जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ककोड़ मुख्यालय पर वो जो है जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री राहत के वितरित करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा भी करेंगे कि किस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें जो है सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या क्या जो है और अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए देखिए, संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रही है। हालात ऐसे हैं कि शहर ही नहीं, गांव-गांव में लोग बेहाल हैं। रिहायशी इलाकों में 1 मंजिला मकान डूब चुके हैं और लोग घर की ऊपरी मंजिलों पर बिना बिजली पानी के दिन और रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात, चोरी के डर से लोग अपना डूबता हुआ घर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संगम नगरी में बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, लाचारी और डर बनकर बह रही है। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की वो जमीनी हकीकत जो तस्वीरों से नहीं, पीड़ा से बयान होती है। तो ये प्रयागराज की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये घरों में पानी घुस गया है और कहा जा सकता है कि छत को छूता हुआ ये पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनके घरों में चोरी हो जाएगी, इसके डर से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में बाढ़ के क्या हालात हैं, इस समय मैं मौजूद हूं बघाड़ा के इलाके में। आप देखिए कि ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। एक ट्रांसफार्मर नीचे है, दूसरा ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है, उसका छोटा सा हिस्सा केवल दिखाई दे रहा है, बस मतलब केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सामने देखिए जो बड़े अच्छे मकान बने हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 मंजिला मकान पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में आ गया है। निचले हिस्से में पूरी तरीके से बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग ऊपरी हिस्सों में रह रहे हैं। आप देखिए कि 3 मंजिला मकान है, पहला फ्लोर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये पहला फ्लोर है, आप देख सकते हैं कि इसको आसानी से हम टच कर ले रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये निचले हिस्से में जब पानी भर गया तो ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो रोज़मर्रा की इनकी ज़रूरतें होती हैं, खाने पीने की सामान, सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती है तो पीने के पानी की। चूँकि लाइट काट दी गई है तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो नाव के जरिए बाहर से पानी ला रहे हैं। और यहाँ पर जो पेयजल की जो सुविधा है, ये बताइए, आप ऊपर रह रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? ये तो हर बार का है, तो डर से लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, सुविधाएं क्या क्या है आपको? कोई सुविधाएं नहीं है, बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। अच्छा, क्यों मकान छोड़ के सुरक्षित स्थानों पे नहीं जा रहे हैं? मकान में सामान है, सारी चीजें छोड़ के कहाँ तक जाएंगे? देखिए ये वो लोग हैं जो अपने निचले हिस्से में जब पानी भर गया तो ऊपरी हिस्से में रह रहे हैं और इनको कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि अपना अगर हम घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे तो चोर आएंगे और इनके घर का सामान चोरी कर लेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। बाढ़ से लोग बेहाल हैं। इस समय मैं करेली के इलाके के गौस नगर में हूं। आप देखिए कि किस तरह से 1 मंजिला पूरा मकान इनका जल में समा चुका है, बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समा चुका है और ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं? जी बहुत परेशान है, ना यहाँ पे कोई चीज़ों की सुविधा है, ना ही यहाँ पे कोई मीडिया है, ना प्रशासक है, ना ही हम लोगों को कोई देखने आ रहा है कि हम लोगों की परिस्थिति क्या है यहाँ पर। कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। तो क्या खाने पीने या कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। देखिए, ना ही यहाँ कोई देखने आ रहा है कि हम लोग किस हाल में है। ये बताइए, कब से इस इलाके में आप आए हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? सर कल मैं आया था, लगभग 3 बजे आया था कल। लगभग 40 से 50 लगभग 60 लोगों को मैं रेस्क्यू किया गया है कल। देखिए गलियों के अंदर आप जब बोट लेके आते हैं तो तमाम समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि तार है और कैसे इस समस्याओं को देखते हुए उनके पास जाया जाता है
लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई इनको सरकारी जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही। नहीं सर, कल हम लोग को जो बताया गया, यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं प्लस यहाँ जो करेली थाना के चौकी इंचार्ज साहब हैं, उनके समन्वय से लोगों को रेस्क्यू किया गया था कल। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में बाढ़ के हालात जिस तरह हैं, हम तस्वीरों के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। इस समय मेरी मौजूदगी गौस नगर करेली में है। आप देख सकते हैं कि करेली गौस नगर का ये पूरा इलाका 1 फ्लोर तक जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। ये बताइए, आप यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, क्यों नहीं वहाँ पे शिफ्ट हो रही है? कहाँ बनाए गए? आपको जानकारी नहीं है? तो नहीं मालूम। किस तरह से आप यहाँ पे रह रही हैं? बस ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही हैंगे, खुले में ऐसे ही मार्केट में खुले में पड़े हैं, सामान सब ऐसे और डूबा और छत पे रखे हैं। बर्बाद हो गया। कोई प्रशासन का आदमी आया आपके पास? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या सुविधा कुछ पहुँच रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सुविधा। तो किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं? बस ऐसे ही रह रहे हैं। उस घर में थे, सोते हैं उस घर में, फिर चले आते हैं, बस ऐसे बैठ के देखा करते हैं अपना घर। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर अब होम्योपैथी निदेशालय में 2 निदेशकों में विवाद हुआ। कानपुर में 2 सीएमओ का विवाद अब थम नहीं रहा है। अब होम्योपैथी निदेशालय में निदेशकों में विवाद शुरू हो गया। निदेशालय में सोमवार को डॉक्टर पीके सिंह चार्ज लेने पहुंचे। आदेश लेकर कार्यवाहक निदेशक का चार्ज लेने पहुंचे हुए थे। चार्ज लेने के बाद वो शासन की एक बैठक में चले गए। इसके बाद दिन में पूर्व निदेशक फिर चार्ज लेने पहुंच गए। डॉक्टर अरविंद वर्मा ने हाई कोर्ट से निलंबन पर स्टे का दावा किया है। डॉक्टर वर्मा ने करीब आधे घंटे तक डॉक्टर सिंह का इंतजार किया और इंतजार करने के बाद से स्टाफ से मिलकर लौट गए। वहीं डॉक्टर वर्मा उनके जाने के बाद डॉक्टर सिंह पहुंचे, फाइलें निस्तारित की। इसको लेकर निदेशालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल इस पर कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाल में ही कानपुर में 2 सीएमओ को लेकर भी गहमागहमी देखने को मिली थी। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए 2 बड़े ब्रांड की पान मसाला इकाइयों की जांच की जा रही है। जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। नोएडा, कानपुर, बाराबंकी में ये टैक्स चोरी पकड़ी गई है। शासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए गए। बिना ई-वे बिल के सप्लाई का ये खुलासा हुआ है। नोएडा में विमल पान मसाला पर कार्रवाई की गई है। कानपुर, बाराबंकी में शिखर पान मसाला के 4 ट्रक सीज कर लिए गए। विमल पान मसाला ने 2.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। शिखर पान मसाला मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई है। तो 2 बड़े ब्रांड की पान मसाला इकाइयों की जांच की जा रही है और जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। नोएडा, कानपुर, बाराबंकी में ये टैक्स चोरी पकड़ी गई है और शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि बिना ई-वे बिल के सप्लाई हो रहा था, जिसका ये खुलासा किया गया है। और अगर नोएडा की बात करें तो विमल पान मसाला पर वहां पर कार्रवाई की गई है। तो कानपुर, बाराबंकी में शिखर पान मसाला के 4 ट्रक सीज कर दिए गए हैं। विमल पान मसाला ने 2.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं और वहीं शिखर पान मसाला मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। तो जांच पड़ताल की जा रही है। 2 ब्रांड ये पान मसाला बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर देखिए ये जांच पड़ताल की जा रही है और आदेश दिया गया है। तो विमल पान मसाला ने 2.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं और वहीं शिखर पान मसाला की बात करें तो जांच के आदेश दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ